अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास इवार्ड स्फीयर कंस्ट्रक्शन के बारे में है। इसे हम इवार्ड कंस्ट्रक्शन फॉर रेसिप्रोकल लेटर्स के तौर पे भी जानते हैं, यानी एक ही टॉपिक को दो मुख्तलिफ नामों से जाना जा सकता है। अब इस सारे को समझने से पहले कुछ चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके पास डायरेक्ट लेटस में डाइफ्रैक्शन कब होती है? जब हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ की कंडीशन पूरी होती है, यानी कि 2d sin थीटा n लैम्डा। ये मैं डायरेक्ट लेटस की बात कर रहा हूं कि अगर आपने डाइफ्रैक्शन स्टडी करनी है तो आपको ये इक्वेशन यानी फॉलो करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को ओबे करना पड़ेगा। फिर एक लफ्ज आता है, हमने पढ़ा रेसिप्रोकल लेटस। हम किसी भी यानी आपके पास लेते हैं कोई डायरेक्ट लेटस, उसके जितनी भी प्लेन्स हैं उनमें से किसी एक जगह पे एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन ले लेते हैं और उन तमाम प्लेन्स पे नॉर्मल गिरा देते हैं। जैसे आप इस जगह पे एक नॉर्मल गिरा हुआ देख रहे हैं, तो इसी तरीके से टॉप पे, इसी तरीके से बॉटम, तो वो तमाम प्लेन्स पे जो मैंने नॉर्मल गिराया उस नॉर्मल की जो लंबाई है वो कितनी रखनी है? जितनी आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। जैसे आप फिग में देख सकते हैं D100 है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी D की जो वैल्यू भी आएगी उसका रेसिप्रोकल ले लो। उतनी आपके पास लेंथ नॉर्मल की होनी चाहिए, ठीक है। अब वो नॉर्मल जाहिर है किसी एक मखसूस लंबाई तक होगा, तो वो जो एंड होगा वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो वो मेरा लेटेस्ट पॉइंट कहलाएगा, रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट। तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स बनेंगे जब आप उनको कलेक्ट करोगे तो वो एक लेटेस्ट एरे बनेगा 3D के अंदर। तो हम कहेंगे वो एक नई लेटेस्ट फॉर्म कर रहा है, वो जो जगह घेरेंगे वो सारे पॉइंट्स, उस जगह को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल लेटेस्ट स्पेस, ठीक है। और वो पूरी जो एरे होगी वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट कहलाएगी। अब यहां से GHKL हम लिख सकते हैं, यानी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो होगा या रेसिप्रोकल जो लेटेस्ट होगी वो इक्विवेलेंट होगी किसके? 1/DHKL। DHKL क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ डायरेक्ट लेटिसेस। इसका रेसिप्रोकल करो, जो जवाब आएगा वो आपके पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट होगा। ठीक हो गया। अब रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर किससे जाहिर किया जाता है? जी वेक्टर जाहिर किया जाता है, ए स्टैरिक एच प्लस बी स्टैरिक के प्लस सी स्टैरिक के। अब यहां पे जो आप एच के एल देख रहे हो, डायरेक्ट लेटिस में ये तो मिलर इंडिसेस थे, यानी डायरेक्ट लेटिस में इनका किरदार कुछ और है, जबकि रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी स्टैरिक का कोऑर्डिनेशन आपके पास है रेसिप्रोकल लेटिस की। तो अब आपके पास दोनों का किरदार मुख्तलिफ है, HKL रेसिप्रोकल में कुछ और है और डायरेक्ट लेटिस में कुछ और है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए हम शुरू करते हैं इवाल्व स्फीयर कंस्ट्रक्शन। तो इवाल्व स्फीयर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखना है कि भाई बुनियादी तौर पे जो रेसिप्रोकल लेटस है उसकी ज्योमेट्रिकल डायग्राम आपने देखनी है, जो हमें इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में? कि भाई कहां डाइफ्रैक्शन हो सकती है और कहां पे डाइफ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। यानी एक्सरे बीम आएगी, कहां कहां पे डाइफ्रैक्शन मुमकिन होगी। तो जनाब शुरू करते हैं कि कैसे आपके पास ये इंफॉर्मेशन हमें हासिल होगी। लेट्स से हम कहेंगे कि आपके पास ब्रैग डाइफ्रैक्शन कंडीशन जो होगी उसे हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आपके पास ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या होगा कि रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर का और वेव वेक्टर्स के साथ। अच्छा जी, लेट्स से एक रेसिप्रोकल लेटेस्ट लेते हैं, आप उस पर एक पॉइंट ए कंसीडर कर लो, और वो ए पॉइंट जैसे आप यहां पे देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट पॉइंट रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट हो। आपने दरमियान पे जैसे ले लिया, ये वो पॉइंट है जहां से एक्सरे बीम आपके पास आई, ठीक है। अब आपके पास आपने इस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रा किया ओ ए, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं एक लेटेस्ट पॉइंट तक वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, और इस वेक्टर की जो लंबाई है वो 1/वेवलेंथ है, यानी 1/लैम्डा के बराबर है, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम थी उसके साथ 1/लैम्डा लेंथ का आपने एक वेक्टर ड्रा कर दिया, और ये वेक्टर किस पॉइंट पे खत्म हो रहा है? ओ पॉइंट पे खत्म हो रहा है। ये ओ पॉइंट रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाते हो और उस सर्कल की जो रेडियस है 1/लैम्डा का होता है,
तो वो अब ये पूरा सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको इस बी पॉइंट पे, ये भी आपका लेटेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी कट होता दिख रहा है। तो एक या एक से ज्यादा लेटेस्ट पॉइंट्स पे वो स्फीयर या वो सर्कल कट कर सकता है। तो सादा सादा क्या बात समझ आई? आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से एक वेक्टर बनाया किसी एक लेटेस्ट पॉइंट तक, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1/लैम्डा। अब आपने उसको ध्यान में रखते हुए रेडियस को एक पूरा सर्कल खींच दिया। वो सर्कल अब आपके पास एक और रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे आपके इस फिगर में दिख रहा है। तो अब ये जो सर्कल बना है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये किसी भी लेटेस्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। पहले वो मामला देखते हैं कि अगर ये इंटरसेक्ट ना करे किसी भी लेटेस्ट पॉइंट को, तो फिर मुझे ये समझना है कि वो जो मैंने लैम्डा ली थी, जिसका 1/लैम्डा किया था मैंने, वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, वो आपके पास क्रिस्टल से डाइफ्रैक्शन नहीं होगी इस सिमत में, इस ओरिएंटेशन में। अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करें, हो सकता है, फिर हो सकता है कुछ हो जाए, मगर इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी अगर ये सर्कल किसी भी लेटेस्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है ओ ए वेक्टर का, इस मामले में हम कहेंगे 1/2a। ए यहाँ पे लेटेस्ट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सर्कल किसी भी लेटेस्ट पॉइंट से नहीं गुजर रहा, तो डाइफ्रैक्शन नहीं होगी। तो ओ ए लेस देन हो गया 1/2a के, या लैम्डा ग्रेटर है 2a के। ये बात मैंने कैसे लिखी? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो ओ ए वेक्टर है उसकी लंबाई मैंने 1/लैम्डा रखनी है, और 1/लैम्डा अगर लेस देन 1/2a है तो लैम्डा बराबर ग्रेटर देन 2a आ जाएगा, यानी आप जब उल्टाओगे तो मामला ऐसे आ जाएंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ओ ए वेक्टर जितना लंबा होगा, इसका ना वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, क्योंकि 1/लैम्डा करना है ना, तो लैम्डा वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी, वेक्टर की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइफ्रैक्शन उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। ये बड़ा की पॉइंट है कि आपके पास जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, डाइफ्रैक्शन होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। इस आप सिनेरियो के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो जनाब अब आगे चलते हैं कि अगर सर्कल पास करता है किसी और लेटेस्ट पॉइंट से, जैसे इस मामले में बी से पास कर रहा है, तो अब मैं उस अपने सेंटर ओ को और ओ से मिला देता हूं। ओ मेरा इस ओरिजिन मान लो इस रेसिप्रोकल लेटेस्ट के ऊपर, ठीक है, और इसे बी से जोड़ देता हूं। अब आपने एक वेक्टर ओ ए से ओ तक गिराया, ए से बी तक गिराया। अब ए ओ भी आपका लेटेस्ट पॉइंट है, बी भी आपका लेटेस्ट पॉइंट है। अगर आप ओ को बी से जोड़ देते तो आपने दो लेटेस्ट पॉइंट्स को जोड़ा। अब ये जो ओ बी वेक्टर आपके पास बना है, ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है, इसे हम जी से जाहिर करेंगे। यानी अब आपको समझ आ गई कि रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर का बिल्कुल यही वही काम है जो ट्रांसलेशन वेक्टर का आपने लीनियर डायरेक्ट लेटेस्ट में पढ़ा था कि एक लेटेस्ट पॉइंट से एक से दूसरे तक जाना है। तो अगर आप एक रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट तक जाते हो, तो वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर कहलाएगा, जिसे मैंने जी से जाहिर किया, अभी शुरू में बताया आपको। तो अब ये जो जी है, जो ओ बी है, ये परपेंडिकुलर है सम सेट ऑफ प्लेन का। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये ब्रैग्स प्लेन कहलाती है या ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग प्लेन कहलाती है। तो आपके पास ओ बी जो इसको मैंने जी माना है, ये 1/d h प्राइम k प्राइम l प्राइम, h प्राइम k प्राइम l प्राइम आपके रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर में आ गए। तो आपके पास ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, यानी रेसिप्रोकल लेटेस्ट की। तो अब आप कह सकते हो ये n टाइम मल्टीपल है, यानी आपके पास एक कॉमन फैक्टर है NH NK NL। तो आप इसे n/DHKL भी लिख सकते हो, यानी वो कॉमन लेके आप इसे समझ सकते हैं कि ये n टाइम हो जाएगा उस सारे के। तो जनाब अब OB की वैल्यू मुझे पता लग गई है, n/DHKL है। n एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपके पास क्या होगा, अगर आप इस ज्योमेट्री को देखो तो एक ट्रायंगल दिखती है आपके पास, जहां से हम देख सकते हैं कि ओ बी ये 2OE के, यानी डबल है ना, निस्फ सेंटर बाइसेक्ट कर रहा है उसको, तो आधा इधर आधा उधर, तो OE को दो दफा करोगे तो OB के बराबर आ जाएगा। अगर आप ट्रायंगल लेते हो, इसमें से ट्रायंगल है OEE, तो आप यहां से क्या साइन थीटा निकाल सकते हो, OE/AO ये 1/लैम्डा है, इसमें से आप इसे अरेंज करके यानी OE की कीमत लिखें तो आपके पास साइन थीटा/लैम्डा आ सकती है। अब आपके पास इस इक्वेशन में OE की कीमत अगर मैं दर्ज कर दूं तो OB बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा/लैम्डा के। इक्वेशन 1 भी OB का मैग्नीट्यूड है, इक्वेशन 2 भी, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। अब जस्ट अरेंज करना है आपने, डी को दूसरी तरफ ले जाएं, लैम्डा इधर ले जाएं, तो ये तो ब्रैग्स लॉ आ गया।
अब यहाँ पे n किसको जाहिर करेगा? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को। यहाँ पे n किसको जाहिर कर रहा था कि आपकी नंबर्स ऑफ लेटेस्ट प्लेन्स को, लेयर्स को, जो आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा n का। तो ये ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि भाई सिंपल ज्योमेट्री का सिग्निफिकेंस बताता है आपकी रेसिप्रोकल लेटिस में, कि जो आपने रेसिप्रोकल लेटिस के पॉइंट्स लिए थे जिसे h प्राइम k प्राइम l प्राइम का था, जो nh n k n l के बराबर थे, इनमें कॉमन फैक्टर n था। तो ये आपको nth ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है कि कितनवी रिफ्लेक्शन हुई, कितनवी यानी ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन आई। तो ब्रैग्स लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जो भी आपने मखसूस वेवलेंथ इस्तेमाल किया है, जब आपको एक जो आपने सरफेस बनाई रेडियस 1/लैम्डा की, अब ये आपके पास जो इंटरसेक्ट कर रही थी रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट में एक से ज्यादा यानी आपके लेटेस्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन को इवॉल्व कंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी जहां जहां वो हमारी सरफेस हमारे लेटेस्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी वहां वहां से डाइफ्रैक्शन होगी। ये सादा सा मुद्दा आपके ज़हन में होना चाहिए। अब अगर मैं ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखना चाहता हूं, तो आप उसी फिक को निकाल लिया आपने, वो सर्कल बाय ओ ए बी वही चीज है सारा। के प्राइम के आपके पास ये स्कैटरिंग, आपके पास के क्या है, ओ ए जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है, के प्राइम जो ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायफ्रैक्टिंग वेव वेक्टर है। तो आप यहां से वेक्टर के रूल के साथ देख सकते हैं के प्राइम के प्लस जी आ जाएगा। तो अब यहां से रिजल्ट्स क्या समझ रहे हैं कि जो स्कैटरिंग है वो सिर्फ के की डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग मानी ना, इलास्टिक स्कैटरिंग में आपके वेव नंबर उतने ही रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर स्कैटर वेव जो डिफर कर रही है वो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जी से कर रही है, यानी अगर आप के प्राइम माइनस के करते तो वो जी के बराबर आ जाता। यानी दोनों स्कैटर्ड जो आपके पास है, यानी इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जी जितना है। तो अब ये हम कह सकते हैं चूंकि इलास्टिक स्कैटरिंग है तो के प्राइम माइनस के मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। अब अगर मैं दोनों को के बराबर अज्यूम करते हुए इस तरह सॉल्व आउट कर दूं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू स्केयर ओपन कर देंगे, के स्केयर से कट जाएगा, ये फैक्टर आपके पास ब्रैग्स लॉ की शक्ल में आ गया। तो जी स्केयर जी डॉट जी लिखा जा सकता है, जी कॉमन ले लेंगे तो इस तौर पे टू कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जाके जीरो हो जाएगा। तो ये ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के तौर पे आ गया। अब आपसे अगर कहा जाए इसकी स्केलर फॉर्म निकालें तो ए ई वो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया था इस जी के ऊपर, वो आप क्या कहोगे कि के प्लस जी बाई टू, यानी ये जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, ओ बी पे, तो वो आपके पास उस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट स्केलर उसकी फॉर्म आ जाएगी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।